नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बिहार चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस जारी है। एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीट को लेकर नाराजगी बनी हुई है। तो वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, लेकिन आरजेडी इतनी सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं, जबकि वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं। इस तरह एनडीए या महागठबंधन दोनों तरफ सीटों को लेकर पेच फिलहाल फंसा हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे को लेकर पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के घर बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान की ललन सिंह और संजय झा के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की एलजेपी-आर 24 सीटों पर मान गई है, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटों को लेकर नाराजगी कम नहीं हुई। बीजेपी दोनों नेताओं को मनाने में जुटी है। घर में होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस, वो सब सुलझा लिया जाएगा, सब कुछ सुलझ जाएगा। कहीं कोई किसी से कोई डिफरेंस नहीं है और अंत एकदम बढ़िया होगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। एनडीए एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। ये तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, लेकिन साइजेबल नंबर पे हम लड़ेंगे और कहीं कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, जबकि तेजस्वी 53 से 54 सीटें देने को तैयार है। सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच तेजस्वी यादव अपने पिता और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में वे राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की सीट डिमांड को लेकर भी बातचीत जारी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि महागठबंधन में किसी तरह की नाराजगी नहीं है, ऑल इज वेल है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाती है। सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ जहां एनडीए में सीट बंटवारे पर बात बनती नजर आ रही है, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर पेच भी फंसा हुआ है। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भाई अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती नजर नहीं आ रही है, ना ही एनडीए में और ना ही महागठबंधन में। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले जितने भी हमारे मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी बिहार, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण कुमार, प्रवक्ता आरजेडी, और संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी, भाई अब तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अब सीईसी की बैठक है, पीएम उसमें शामिल होंगे, क्या उसके बाद सूची जारी हो सकती है, ये भी कयास। तो क्या इससे पहले माने कि पूरी सहमति बन चुकी है बीजेपी जेडीयू में? और जो खबरें आ रही हैं कि भाई जेडीयू 102, बीजेपी 101, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो घटक दल हैं उनको मना लिया गया है, क्योंकि एक तरफ गृहमंत्री के घर पर बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक और उसके बाद सीईसी की मीटिंग। श्रद्धा जी, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत बिल्कुल सकारात्मक माहौल में चल रही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु और कोई संयस नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे सभी सहयोगी दल एकजुट है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कुछ तकनीकी बातें हैं जो जल्द ही सुलझ जाएंगी और उनको जो मीडिया में जिस खबर का इंतजार है वो तकनीकी बातें, राहुल आनंद, वो तकनीकी बातें कौन सी हैं जिसमें अभी भी उलझन है, जो सुलझी नहीं है? क्या वो चिराग पासवान है, उनको सीटें देने पर सहमति बन चुकी है, या फिर जीतन राम मांझी क्योंकि वो लगातार अड़े हुए हैं, उनको सीटें देने पर कितनी सीटें उनको चाहिए, आपसी सहमति हो चुकी है?
श्रोता जी, जो टेक्निकल बातें, जो तकनीकी बातों की जो बातें चल रही है, उसमें लगभग सरकार में जो सीट शेयरिंग, खास करके जो गठबंधन के जो साथी है, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर ही मुख्य रूप से बातें चल रही है। इसीलिए अभी तक घोषणा नहीं हो पाया आधिकारिक रूप से। लेकिन एनडीए परिवार में हर साथी की इज्जत और भूमिका तय है। सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, बल्कि आपसी समन्वय की प्रक्रिया है। बीजेपी और हमारे सहयोगी दल एक का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से सरकार में लक्ष्य नंबर, जो अंक, जो ज्योतिषी का जो मतलब अंक गणित ठीक होता है, है, हम उसको हम तय ये कर कर माने हम ये सत्ता में माने स्थापित राहुल होना। आनंद, बिहार हम में ये माने विकास कि और स्थिरता आज की सरकार दे। आज पहली सूची बीजेपी जारी, मतलब एनडीए जारी कर सकती है। देखिए, ये संभावित है, क्योंकि जो बैठकों का दौर चल रहा है श्रोता जी दिल्ली में, उसमें लगभग सारी चीजों की रूपरेखा तय कर ली गई है और अंतिम उंगली जामा पहनाने की स्थिति में हम ठीक है, पहुंच चुके हैं। ठीक और है, अभी ठीक माननीय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जो भी बैठक का दौर चल रहा है, उससे लगभग जो भी तकनीकी पेच फंसा हुआ है, जो नजर आ रहा है मीडिया के सामने, हम्म। और जो पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं, उसको नकारात्मक मतलब बातें जो एनडीए है में उसको चिंता की कोई सकारात्मक बात में नहीं है, बदलकर हम एनडीए निश्चय में आपके चिंता सामने की उपस्थित कोई करेंगे। बात नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, और कुल मिलाकर आपने कहा कि सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, आगे एक बात बढ़ूंगी मैं मैं। एक बात श्रद्धा जी मैं और कहना चाहूंगा। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों में बातचीत रचनात्मक तरीके से होती है। बीजेपी हमेशा गठबंधन की मर्यादा को निभाती है। जनता के मुद्दे और हमारे लिए सीटों का अंक गणित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं होगा। ठीक है, चलिए। प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आज भी सवाल मेरा सेम ही है, और सवाल यही कि भाई सहमति बनती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि 52-53 सीट जो है वो दे सकती है आरजेडी कांग्रेस को। कांग्रेस अभी भी 60 सीटों पर अड़ी हुई है, क्या लग रहा है? नहीं श्रद्धा जी, आप मेरी बातों को अन्यथा मत लेना। अभी मैं देख रहा था जो कैप्शन चल रहा है, या जो शुरुआती संबोधन में आपने बोला कि मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये था कि आज तक एनडीए में जो सीट फाइनल नहीं हुआ तो वो प्रक्रिया है और हमारे में घमासान मचा हुआ है। तो मुझे हंसी आती है। थोड़ा सा विश्लेषण में शब्दों का थोड़ा सा चयन होना चाहिए, ऐसा कि निष्पक्षता बनी रहे। खैर, उसमें कोई मैं आप पर कटाक्ष नहीं करता हूँ। मैं मेरे कहने का तात्पर्य एक सुझाव नहीं, के तौर उसमें पे था। एक सेकंड, मैं अब समझ आते हैं गई। मूल ठीक है, मुद्दे पे। ठीक है, सुनिए, मैं हम समझ गई मैं पहले आपकी एक बात। लाइन में एक सेकंड, क्लियर मुझे क्लियर करने दीजिए। मुझे जब आपने ये मुद्दा उठाया है तो मुझे क्लियर करने दीजिए। उसमें ये भी था कि एनडीए में भी जीतन राम मांझी अभी मानने को तैयार नहीं हुए हैं, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, पेच फंसा हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक घमासान ही है। अब अगर आप शब्दों को पकड़कर और फिर वही दिनकर जी की कविता को लेकर आज भी बैठेंगे तो ठीक नहीं होगा। मुझे मेरे नहीं, सवाल का जवाब दे दीजिए कि भाई क्या है, कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए और आरजेडी कितनी सीटें देने को तैयार हो रही है? बिल्कुल मामला क्लियर है, सब कुछ सेट हो चुका है। श्रद्धा जी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मेरा और आपका दोनों का काम शब्दों के साथ संयोजन और शब्दों के साथ खेलना है। तो शब्द तो पकड़े जाएंगे। अभी फिर वही बात आ गई। आपने कहा कितनी सीटें देंगी आरजेडी, कितनी सीटें देगी। यही तो दिक्कत है ना, जो नैरेटिव और परसेप्शन बनाने का प्रयास है। मतलब वो बात हो गई कि आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। भाई दोनों गठबंधन है ना, तो सम्मान की बात होती है। जब हम एक दूसरे के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, एक सैद्धांतिक बातें होती है, एक विचारधारा होती है, उस आइडियोलॉजी के बिहाफ पर गठबंधन बनता है। इसमें कौन किसको दे रहा है, कौन किससे ले रहा है, मांग रहा है, ये सब चीजें थोड़ी सी अटपटी हो जाती है। सरदार जी, मैं इसलिए इस बात को रखा था। आरजेडी के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है वो बिल्कुल नेचुरल है। हम एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो इन चीजों से इतर है। और जेडीयू की स्थिति यह है कि वो बीच भंवर में पड़ी हुई है। उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि अब आइडियोलॉजी क्या फॉलो कर रहे हैं और साथ किसके चल रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां बिहार के अंदर है श्रद्धा जी। और मेरी बातों को बिल्कुल आप बुरा मत मानना, आप बहन हो, तो मैं उस आधार पे ये बात रखा कि हम दोनों शब्दों के खेल में ही बैठे हैं। और कल भी मैं लेकिन देखिए, मैं आपकी तारीफ करूंगी ऑन एयर। कल से आज तक मेरे सवाल का जवाब आपने सीधा सीधा नहीं दिया प्रभात जी। ये एक अच्छे नेता का गुण कहूं या इसे मैं क्या कहूं कि भाई क्या कुछ बात हुई, सीएम फेस पर सहमति बन रही है आपकी पार्टी में,
कि भाई तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, क्योंकि अब तो मुलाकात भी आज या कल में हो ही जाएगी राहुल गांधी से। इस बीच कांग्रेस की और ये बैठक भी होनी, कांग्रेस और आरजेडी की ये बैठक होगी, आला कमान शीर्ष नेतृत्व से भी मिलेंगे यहाँ पर आकर तेजस्वी यादव कांग्रेस के। तो भाई क्या कुछ सहमति बन सकती है? मैं बार बार आपसे यही पूछ रही हूँ, कल से लेकर आज का समय आ गया, फिर मेरे सवाल वही है, जवाब तो दे दीजिए मुझे। नहीं, सवाल आपका बेमानी हो जाता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर जो भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है, श्रद्धा जी, वो कहती है कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पक्ष और विपक्ष का नेता चुनती है। तो ये सवाल ही बेमानी है नहीं, कि अभी हम इस बात नहीं, को रखा। अच्छा, दिल्ली ये में किसने सवाल कहा था, बिल्कुल श्रद्धा जी? बेमानी नहीं दिल्ली में है, सीएम फेस कौन था? कमोबेश यही सवाल मैं पूछता मेरा हूं, एनडीए यानी भारतीय कि जनता बीजेपी पार्टी से का भी था सीएम अभी। फेस कौन था? श्रद्धा जी, मुझे एक बाइट दिखा दीजिए जिसमें आपने पूछा हो भाजपा से कि दिल्ली में उनका सीएम फेस कौन है, फिर मैं जवाब अभी दे दूंगा। क्यों नहीं पूछा होगा? Please. पहले कितनी बार पूछा भारत होगा इस चीज एक्सप्रेस का? की बात कर रहा हूं, आप अपनी बात पर ये तब भी पूछा लीजिए। गया एक था। और भी सुनिए चैनल ने मेरी बात सुनिए, मैं भाजपा बार से बार नहीं ये मैं पूछा। सीट शेयरिंग को तो लेकर जब ये आपसे कल से दोहरा सवाल मापदंड पूछ रही होगा ना, हूँ। एक सेकंड दिक्कत आ प्रभात जाती जी, है। प्रभात जी, मैं कल से सीट शेयरिंग को लेकर आपसे बात पूछ रही हूँ, आप बता ही नहीं पा रहे हैं। मेन मैं बात बता ये दूं है, क्या? क्योंकि ये तो पता है ना कि देश फंसा हुआ महागठबंधन है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन 243 सीटें जो बिहार के अंदर है उस पर चुनाव लड़ रहा है। नहीं, महागठबंधन का तेजस्वी यादव सीएम पद का चेहरा होंगे, बार बार आरजेडी इस बात को क्लियर करती आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कोई इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश सहनी खुद कहते हैं कि वो होंगे, बार बार जाकर कहते हैं। इस चीज का कोई जवाब नहीं आता कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पर कल से पूछ रही हूँ मैं आपसे कि भाई क्या है आप लोगों का फॉर्मूला? ऊपर नीचे कुछ तो बता सकते हैं कि हमारा जो इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहा है वो माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहा है। चलिए ठीक है, आप, मुझे लगता नहीं कि आप बताने के मूड में, मैं फिर आऊंगी और फिर मैं स्थिति आपसे है। सवाल पूछूंगी। मैं मतलब थोड़ी देर का नीतीश के समय, नेतृत्व में लड़ा जा क्योंकि रहा अरुण है। कुमार प्रवक्ता तो आरजेडी कोई से बात जुड़े हैं, नहीं मैं है। चाहूंगी कि उसके बाद आप और जवाब तेजस्वी जी के दें। नेतृत्व में अरुण मैंने जी, बोल दिया तो दिक्कत हो रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत आपको हो रही है, आप घुमा देते हैं। कभी आप दिनकर जी के पास चले जाते हैं, कभी आप साहित्यिक चर्चा शब्द। के नेता है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव मेरा लड़ रहे सवाल हैं। बिल्कुल बेमानी नहीं था, माफ कीजिएगा, मेरा सवाल बिल्कुल बेमानी नहीं था। चलिए, कोशिश करूंगी कि भाई आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे शायद मुझे कोई सही उत्तर मिल जाए। अरुण कुमार जी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव दिल्ली कूच कर चुके हैं। अब यहां पर शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है। तेजस्वी यादव सीएम पद के फेस होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर सहमति बन सकती है। कितनी सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को? 60 की डिमांड अब कांग्रेस कर रही है। क्या इतनी सीटें देने को अब आरजेडी तैयार है? आप मुझे सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल पा रहा। देखिए श्रद्धा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महागठबंधन दलों का गठबंधन नहीं है, दिलों का गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है, मुद्दे आधारित गठबंधन है। एनडीए के तरह दलों का, पार्टी का गठबंधन नहीं है। वहां तो दिलों का गठबंधन है ही नहीं। स्वार्थपरक राजनीति करने वाले पार्टियों का वहां जमावड़ा है, जिसके कारण जूतम पैजार की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है और खुलकर लड़ाई सामने है। कोई कह रहा है कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। 9 अत्याचार करेंगे, 9 अत्याचार सहेंगे। कोई घटक दल के साथी दिनकर जी की कविता प्रस्तुत कर अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तो तरह तरह का वहां है। यहाँ अभी तक आप बता दीजिए, महागठबंधन के अंदर जितने भी पार्टियां हैं, सबका सुर एक है, लक्ष्य एक है। यहाँ जो खटहरी 2 दशक से सरकार चली आ रही है, आज देख रहे हैं बिहार की जनता मूल सवालों से जूझ रही है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, भुखमरी हो, इन सारे सवालों से जो बिहार की जनता जूझ रही है, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए महागठबंधन बना है और हम लोग एकजुट हुए हैं। और जहां तक आपका कहना था कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये तो समझने वाली बात है। आपको पता होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे। क्लियर कर दिया, मुख्यमंत्री पद का फेस जो है वो
तेजस्वी यादव है। देखिए, एक चीज क्लियर हो गई। मैं वही कह रही हूँ कि कट्टू कट सवालों का कट्टू कट जवाब मिल जाए, कितना अच्छा हो। अभी भी श्रद्धा जी, बार बार आप लोग इस सवाल को उठाते हैं। आज अरे भी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन चुप है ना कमेटी इस के मामले चेयरमैन में, तेजस्वी यादव कांग्रेस जी की हैं। चुप्पी है तो ये नेता सवाल उठाना प्रतिपक्ष लाजमी तेजस्वी है। यादव जी हैं। सबसे बड़े दल का नेता वो हैं। तो इसमें अब समय का इंतजार का मजा लीजिए ना। आप लोग जो जानना चाहते हैं ना, 1-2 दिन के अंदर वह भी स्पष्ट हो जाएगा अरे तो आधिकारिक तौर भाई, पर। वो तो हो ही जाएगा, वो तो करना ही होगा। नामांकन का जो दिन है वो नजदीक आता हो रहा है, कब तक नहीं करेंगे वो तो हमें भी पता है। लेकिन पार्टी में अंदर क्या क्या कयास लगाए जा सकते हैं, कुछ तो ऊपर नीचे बताया जा सकता है ना कि हाँ भाई कांग्रेस इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस प्रवक्ता तो बताते नहीं है, उनसे बार बार देखिए पूछो। श्रद्धा जी मैं बता दूं, हम लोगों के लिए सीट कोई मायने नहीं रखता है। अंदर खाने में सारा चीज फाइनल है। आप जानते हैं कि अभी 6 दलों का गठबंधन है और कई छोटे छोटे दल संपर्क में हैं। सबों को एडजस्ट करना है और लड़ाई मजबूती से लड़ना है हमें। और राजनीति में जब चुनावी वर्ष होता चलिए है, ठीक जब है, अंतिम सीट चरण कोई में आप मसला देख रहे ही हैं नहीं है। बड़ी नॉमिनेशन हंसी आई मुझे शुरू ये है, सुनकर। तो अगर ऑटोमेटिक सीट के कोई सारा मसला चीज नहीं है ये तो कांग्रेस ने रणनीति का जितनी सीटें मांगी हिस्सा थी होता उतनी है। दे देनी चाहिए थी, कोई मसला ही नहीं था। मैं ये सवाल ही नहीं पूछ रही होती अगर सीट शेयरिंग कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसके लिए इतने दिन से मंथन, कल राबड़ी देवी की आवाज पे 8 घंटे की मीटिंग, उसके बाद आज लालू प्रसाद घर के बाहर आप ही के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और उनका हंगामा करना, तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए थी ना। इतना अगर नहीं सीट नहीं नहीं, बंटवारा आप कोई जानिए, मसला आप है ही नहीं एक तो। बार श्रद्धा जी, एक आइए बिहार आप देख लीजिए। ये तेजस्वी यादव जी का जलवा है, लोकप्रियता है। हर दल के ऑफिस में आप जाएंगे ना, बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन भीड़, जमावड़ा, उत्साह, उमंग, महागठबंधन के कार्यालय जहां जहां जो ठीक है, हमारे चलिए ठीक है, दल घटक दल के ठीक हैं है। ऑफिस, चाहे राष्ट्रीय लेकिन जनता दल का महागठबंधन हो या एक चीज कांग्रेस तो का जरूर हो, मुझे लगता वीआईपी है कि का हो, क्लासेस भी मिली हुई वामपंथी होंगी दलों कि का हो, कैसे वहां सवालों है। को घुमाना है अगर जवाब नहीं है तो, और सटीक जवाब देना नहीं है। ये तो महागठबंधन के पास ये कला जरूर है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार, क्या कुछ समझ में आता है? सीट बंटवारे की हम खासतौर पर बात कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से ये जवाब आया, भाई बीजेपी प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़े तो उनका ये जवाब था कि भाई सहमति बन गई है, सकारात्मक है, आज या कल में आप लोगों को पता भी चल जाएगा। लेकिन महागठबंधन की तरफ से ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। आरजेडी कह रही है कि भाई हाँ, तेजस्वी यादव सीएम पद का चेहरा है, उनके नेतृत्व में बात होगी। हालांकि अभी तक बात तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की नहीं हुई है, इस पर सहमति नहीं बनी है। दूसरा सवाल, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसको लेकर ना कांग्रेस कोई बात करना चाह रही है यहाँ पर, और ना ही आरजेडी की तरफ से मुझे ऐसा संतोषजनक जवाब मिला है। अधिकृत तौर पर जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक ये स्पोक्स पर्सन क्या आपको बताएंगे। ये तो कहेंगे कि हाँ अंदर में सब ठीक है, सब तय हो गया है, बता दिया जाएगा, समय आएगा तब यहाँ आपको तो वो भी नहीं बता रहे ना। भाई तो क्यों बताएंगे? ये बिहार के प्रवक्ता हैं। हाँ। और ये राजनीति को नहीं समझते हैं। इनकी राजनीति से इनका उत्तर निकालना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझती हैं। देखिए, कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम दिया है तेजस्वी जी को 13 तारीख को लेकर कि 13 तारीख तक अगर फॉर्मूला आप तय नहीं करेंगे तो फिर हम तय कर लेंगे। तो एक अल्टीमेटम है और एक तरह से इसको मैं कहता हूँ राजनीतिक भाषा में एक थ्रेट किया गया है। आप जी भी हैं, लालू प्रसाद जी भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं, वो गए हैं दिल्ली। देखते हैं कल भेंट मुलाकात में कोई रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता है। जो मेरी जानकारी है उसमें जानकारी है समानुपातिक की बात चल रही है कि अगर जितनी सीटें पिछली बार कांग्रेस को दी गई थी अगर हम उससे घटेंगे तो आरजेडी को भी उससे पीछे हटना होगा। जैसे अगर 70 सीटें दी गई थी तो 10 सीट अगर हम पीछे जाएंगे 60 सीट पर हम लड़ेंगे, या हमें 55 सीट दीजिएगा तो 15 सीट हम कम लेंगे। उसी अनुपात में आपको भी अपनी सीटें घटानी होगी और आपको अलायंस के पार्टनर को देनी होगी। ऐसा नहीं कि हमें कमजोर कर देंगे और अपने उतनी ही सीटों पर 144 पर लड़ेंगे, जो मेरी जानकारी है। दूसरी जो बात है, कांग्रेस ने बहुत पहले कहा था कि भाई कमजोर सीटें अगर हमारे हिस्से में दे देंगे तो हम परिणाम कहां से देंगे। उसमें उन्होंने 37 सीटों की बात की थी कि हाँ बिल्कुल मेरे हिस्से में 70 सीटें थी, लेकिन 37 सीटें तो ऐसी थी जो कमजोर सीटें थी और 21 सीट तो ऐसी है जिसमें 4 बार से महागठबंधन नहीं जीता है। तो जब 4 बार से महागठबंधन ही नहीं जीता तो कांग्रेस कहां से जीत जाएगी। तो
कांग्रेस चाहती है कि सीटों का जल्दी से बंटवारा हो जाए, अनाउंस कर दें, बल्कि कुछ सांकेतिक तरीके से संभावित उम्मीदवार करके कुछ बातें आती है दबी जुबान से, यहाँ से ये लड़ेंगे, वहां से ये लड़ेंगे, वहां से ये लड़ेंगे। लेकिन जो एक प्रवक्ता का धर्म होता है, स्पोक्स पर्सन की एक जिम्मेवारी होती है, ये क्यों बताएंगे? कोई टेलीविजन चैनल पर बैठ करके जब पार्टी के कोऑर्डिनेशन ने, कमेटी ने बैठ करके कोई अधिकृत नाम या अधिकृत उम्मीदवार का या अधिकृत संख्या नहीं तय किया है, ये कैसे बता देंगे? ये थोड़ा ठीक है, व्यवहारिक है भी नहीं, और ये भी बड़ा जो उत्तर दे रहे हैं बहुत क्लेवरली दे रहे हैं। दूसरी बात कि जो मुकेश सहनी जी हैं, अब डिप्टी सीएम वाली बात भी इनकी फंसी हुई है कि क्या कर्नाटक के तर्ज पर इनके 3 डिप्टी सीएम होंगे, 2 कांग्रेस के होंगे, 1 मुकेश सहनी होंगे, या बिहार के तर्ज पर जैसा भी एनडीए की सरकार में चल रही है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, 1 कांग्रेस के होंगे, 1 मुकेश सहनी होंगे, या मुकेश सहनी के हिस्से में कितनी सीटें आएगी, आईपी गुप्ता को कितनी सीटें, वो क्या कांग्रेस के फोल्ड में जाएंगे या आरजेडी उनको एकोमोडेट करेगी। फिर अभी पारस जी की बात चल रही है, पारस जी का भी अभी बहुत खुल करके नहीं आया है कि कितना ये करेंगे तो है। और यहाँ भी एनडीए की जहां तक बात है तो एनडीए में भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी कोई सहमति नहीं दी है, जो मेरी जानकारी है बिल्कुल कि उनकी सहमति अभी नहीं मिली है। हाँ, मान मनोबल की बात चल रही है, जेपी नड्डा जी के आवास पर अमित शाह जी उनको देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनको संतुष्ट किया जाए। ठीक है, चिराग पासवान को तो समझा लिया गया, अब क्या क्या ऑफर दिए गए वो तो 2-4 दिन में चीजें स्पष्ट आ जाएगी, कितने राज्यसभा, कितने एमएलसी। लेकिन जीतन राम मांझी अपने क्षेत्रीय पार्टी को लेकर के पीड़ा उन्होंने व्यक्त की थी कि देखिए इस बार चुनाव आयोग बिहार में आया और हमारी पार्टी को इसलिए नहीं बुलाया गया कि हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के लायक भी नहीं, मान्यता नहीं, तो उसका कंडीशन है 6% वोट। तो कहते हैं कि 6% वोट की गुंजाइश तो तभी वो बनती है ना जब हमारे कम से कम 8 विधायक जीत करके आएंगे, तो उनकी अपनी पीड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा भी थोड़ा सा असहमति व्यक्त किए हैं कि नहीं, जो हमारी सीटें हैं उन सीटों पर भी बात नहीं हो रही है और हमारे हिस्से में कम सीटें दी गई है। तो क्या जेडी, और इसीलिए कल संजय झा को और ललन सिंह को दोनों को बुलाया गया दिल्ली कि भाई आप आइए और आ करके जरा इसको सीट शेयरिंग के मामला को सुलझाइए। तो संजय झा और ललन सिंह और जेपी नड्डा के साथ बात हुई है, क्या बात हुई है तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन लंबी बैठक हुई, लंबी बात हुई है। मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक, चूंकि 17 का फर्स्ट फेज का लास्ट नॉमिनेशन है, तो अगर कल तक 13 तारीख हो जाएगा, कल तक अगर ये नहीं सुलझेगा, आज तो छुट्टी का दिन था, तो फिर कब सुलझेगा? उम्मीद करते हैं कि कल तक दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन से पिक्चर क्लियर दोनों से कोई फॉर्मूला निकल करके सामने आए। जी बिल्कुल। तो अब 1-2 दिन का इंतजार और है। राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो अभी कहा कि भाई चिराग पासवान को कहीं ना कहीं मना लिया गया, खबर ऐसी है, लेकिन अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की तो वहाँ पर अभी भी सस्पेंस है। उपेंद्र कुशवाहा वो भी राजी नहीं है, मान मनोवल चल रहा है। इस बात को आप भी मानेंगे कि जिस हिसाब से लंबी लंबी बैठकें हो रही हैं उससे तो समझ में आएगा कि भाई हाँ, ये जो खीर है ये टेढ़ी ज़रूर इस बार नज़र आ रही है और इनको मनाने के लिए वाकई में इनकी मांगों को मानना होगा। तो कब तक माना जाएगा इनकी मांगों को और कब तक ये जो पूरा मामला है ये क्लियर हो जाएगा? श्रद्धा जी, केंद्रीय चुनाव समिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में अगर हम बात करें तो एनडीए सीटों पर सहमति बनेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्पष्ट रूप से और जो संतोषजनक रूप से जो घोषित होना है उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। इसको मैं स्वीकार जरूर करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऑन एयर इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन एनडीए के भीतर संवाद लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है, जबकि विपक्ष में तो एक चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। हमारी एकजुटता उन्हें असहज कर रही है, इसलिए वे अफवाहें के माहौल को बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर बात करें एनडीए के घटक दलों को तो किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, केवल सीटों में तकनीकी पेच फंसी है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। परिवार बड़ा है तो चर्चा लंबी होना स्वाभाविक है। अंत में फैसला सभी के सहमति से होगा, इस बात मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन एक बात अगर मैं आपको बताऊं, जहां तक विपक्ष की बात को लेकर, अगर तो आरजेडी का मतलब अराजकता, रिश्वत, जातिवाद और दुराचार ही है। तेजस्वी जी वादे तो करते हैं बड़े बड़े, पर याद नहीं रख पाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अभी तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह का एक बयान दिया था जिसमें हताशा और निराशा
प्रतीत हो रही थी वो बयान था कि अगर हम तेजस्वी की सरकार बनती है, जबकि वहां कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था साथ में, ना कोई बड़ा उनके गठबंधन का कोई चेहरा उनके साथ था। उन्होंने कहा और कितनी बड़ी बात कह दी, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो लटका के, अटका के, भटका के गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे बिहार की जनता को। उन्होंने कहा कि अगर हमारी तेजस्वी की सरकार बनती है तो हम हर घर में नौकरी देंगे। यानी कि 14 करोड़ की जनसंख्या का हमारा प्रदेश है, अगर उसमें परिवारों की संख्या की अगर बात करते हैं तो लगभग 3 करोड़ के आसपास है। क्या ये संभव है कि 3 करोड़ परिवार में नौकरी दे देना? पहली बात। दूसरी बात कि अभी तक बिहार में 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। अगर केंद्रीय स्तर की बात करें तो लगभग 47 लाख लोग केंद्रीय स्तर पर नौकरी कर रहे हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार का बजट ही है 3,17,000 करोड़ का और तेजस्वी जी 9 लाख करोड़ की सैलरी देने की बात कर रहे हैं। मतलब ये हताशा और निराशा और घबराए और डरे टाइप के लोग ठीक है, प्रतीत हो रहे हैं। मतलब और वोट कांग्रेस के इससे लिए किनारा बड़े कर बड़े रही है। वादे जो किए जा रहे हैं, क्या ये जीत के बाद इन वादों को पूरा कर लिया जाएगा? प्रभात जी क्या लगता है? क्योंकि भाई तेजस्वी यादव अगर ये वादा कर रहे हैं और ये जब खबर आई कि भाई तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा वादा है और ये कहीं ना कहीं वोटर्स के लिए कि भाई अगर आती है महागठबंधन की सरकार बनती है तो हमें ये फायदा होगा, तो ये वादा तो कर दिया जाएगा। तो क्या आपस में महागठबंधन में ये तय हुआ था कि हाँ भाई ये वादा किया जाए, ये बात कही जाए ताकि सरकार बने तो वहाँ बिहार के लोगों को के हर घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी हर किसी के पास हो, हर घर में एक शख्स के पास? श्रद्धा जी, मैं आपके बातों का जवाब दे रहा हूँ। संजय भाई, एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मैं बिहार प्रदेश का प्रवक्ता नहीं हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ, उड़ीसा का प्रभारी। तो इस बात को क्लियर कर दूं, मैं दिल्ली ही रहता हूँ संजय भाई। बाकी आपके विश्लेषण को मैं अक्षर से स्वीकार करता हूँ, चाहे वो प्रदेश प्रवक्ता हो, राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता हो, टीवी चैनल पर बैठ करके ऐसे मुद्दों पर अपने विचार नहीं रख सकता, क्योंकि हमें जो पार्टी की तरफ से फीडबैक मिलती है उसी को रख सकते हैं। तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं अक्षर स्वीकार करता हूँ और आपके विश्लेषण के साथ खड़ा हूँ। अब आते हैं, अभी राहुल भाई हमारे वादे की बात कर रहे थे। भाई 2 करोड़ नौकरी का प्रत्येक वर्ष का वादा किसी ने किया था इस देश में, 15 लाख रुपए का जुमला फेंका था किसी ने इस देश के अंदर, 2022 तक पक्के मकान की बात करी थी किसी ने इस देश के अंदर, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी किसी ने इस देश के अंदर, किसी देश ने काशी को क्यूटो बनाने की बात करी थी इस देश के अंदर, किसी ने बिहार में मोतिहारी में जाकर के कहा था कि मोतिहारी में बंद पड़े चीनी मिल की चीनी से ही अगली बार चाय पीऊंगा, किसी ने बिहार के लोगों को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का बात किया था। तो ये सारे जो जुमले और एक बातें थी वो बहुत ही दुर्भाग्य के साथ करना पड़ रहा है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था। तो राहुल भाई, ये तो आप छोड़ दो बोलना कि ये जुमलेबाज कौन है और कैसे जुमले फेंके जाते हैं जनता के बीच में। बात जनता के प्रश्नों की हो रही थी। बिल्कुल हमारे आरजेडी के साथी ने वही बात कही कि बात जनता की हो। जनता की बात है कि आप बिहार में रह रहे हो, क्या बिहार में पलायन रुका? राहुल भाई, मैं चैलेंज देता हूं, हम 4 लोग अगर वहां से हैं तो हम चलते हैं बिहार के किसी भी ऐसे रेलवे स्टेशन पर जहां दूर तक जाने वाली ट्रेनें खुलती हो। अगर आज भी भेड़ बकरी की तरह उसमें चढ़ के लोग नहीं दिल्ली मुंबई कलकत्ता जा रहे हो, अगर तो आपका ये कहना है प्रभात जी, अगर आपका ये कहना है कि भाई इन्होंने जो अपने वादे किए उनको पूरा नहीं किया, मैं यही चाह रही हूँ, यही पूछना चाह रही हूँ कि कहीं आप भी तो उसी नाव पर सवार नहीं हो जाएंगे? जब आप बस लास्ट कर रहा हूं, जब 17 महीने की हमारी सरकार थी नीतीश बाबू के साथ, तो हमने जो वादा किया था बिहार के लोगों से, चाहे वो शिक्षक नियोजन हो या अन्य सेक्टर में हो, हमने 5 लाख के आसपास नौकरी देने का काम किया। और हम उस आधार पर कह सकते हैं, इनसे पूछिए 20 वर्षों से सत्ता में जो लोग बैठे हैं, 18 वर्षों से हैं, 17 वर्ष मान लीजिए, पूछिए उसमें इन्होंने क्या दिया। अगर इन्होंने दिया होता तो आज दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री बिहार जब जाते हैं, श्रद्धा जी, कितना मैं क्षोभ प्रकट करता हूं इस बात से बार बार कि देश के प्रधानमंत्री बिहार जाकर के बोलते हैं कि मैंने बिहार में 2 ट्रेनें दी है वंदे भारत, जो बिहार के श्रमिकों को गुजरात ले जाने का काम करेगी। मतलब बिहार सिर्फ श्रमिक देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी सोचना पड़ेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहला विश्वविद्यालय बिहार के अंदर था। तो हमें ज्ञान की धरती को ज्ञान देने का प्रयास ना करें। आपको जो आपने बिहार के लोगों को छलने का प्रयास किया है, बिहार के लोग ज्ञानी भी हैं, प्रबुद्ध भी हैं, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है और वो चाणक्य की भी धरती है। तो आपको एक जुमले का प्रतिकार चुकाना पड़ेगा। और इस बार जो बिहार के लोगों ने ठाना है, बदलाव तो पिछली बार हो जाता। श्रद्धा जी, आप आके देखिए ना,
महज दोनों गठबंधन के बीच 2020 में 12,000 वोटों का अंतर था। संजय भाई बैठे हैं, वो मेरे आंकड़े को दुरुस्त कर दें अगर मैं गलत बोलूं तो। और 12,000 के वोटों के अंतर में इन्होंने हमारी 15 से 20 सीटें चुराई। तो मैं तभी तो बोलता हूं कि ये वोट चोर की सरकार है। राहुल जी, ये वोट चोर लोग हैं। जवाब दे दीजिए। जी देखिए, प्रभात जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसका मैं जवाब भी दूंगा बड़ा तार्किक रूप से, ये अच्छा भी लगेगा और ये डिबेट टेक्निकली है, इस बात की मुझे खुशी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद जब एनडीए में यानी कि नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई थी, तो उस समय लगभग बिहार का जो लक्ष्य रखा गया था कृषि ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको हम लोग PMAY ग्रामीण कहते हैं, बिहार को 37,01,362 घरों को बनाने की स्वीकृति मिली थी पीएम आवास के तहत, जिसमें से 36,58,471 घर का निर्माण हो चुके थे, अर्थात 99% काम पूरा किया गया। अब शहरी क्षेत्र में बात करते हैं तो 4,45,212 घरों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से लगभग 2,96,470 जमीन पर काम शुरू हुआ और लगभग 1,95,000 के आसपास घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके थे। अब ये इन्होंने एक बात कही कि आमतौर पे कि एनडीए ने एक वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हालांकि देखिए, ये नौकरियां देंगे की जो बातें करते हैं ना, आप इसको देख सकते हैं, ये उपलब्ध भी है। 2014 के लोकसभा में बीजेपी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जैसे आमतौर पर हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही हर वक्त इस बात को कहा है कि पूरे देश की आबादी के हिसाब से हम 2.5% से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए स्वरोजगार की बात हम करते हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने का हम कल्पना करते थे, जिसमें आज हम सेमीकंडक्टर बनाने लगे हैं, फोन जैसे कंपनियां हमारे यहाँ असेंबल हो रही है, बनाई जा रही है, गाड़ियां हमारे यहाँ बनाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है, आपको टेस्ला को आना पड़ गया हमारे यहाँ मार्केट देखने के लिए और कंपनी शुरू करने के लिए। ऐसे तमाम चीजें हैं जो बनाई गई है। जहां तक महंगाई की बातें हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं मेरे बड़े भाई कि 22-23 का अगर आप समीकरण उठाकर देखेंगे, जब महागठबंधन यानी कि आप स्वयं सत्ता में स्थापित थे, तो उस समय बेरोजगारी दर 17% था और जब महागठबंधन के साथ जब सत्ता एनडीए के संपर्क में आई तो सिंगल डिजिट में वो महंगाई दर आ गया और बेरोजगारी भी आ गया। आज महंगाई दर की अगर आज बात करते हैं तो लगभग 4.5 से 5% के आसपास है। जब आपने सत्ता छोड़ा था 2014 में तो लगभग 12% के आसपास था। यानी कि हम अच्छे दिन लाएंगे का जो वादा किया था उसके करीब हम निश्चित रूप से आ रहे हैं। आपने जब हमें देश दिया था तो उस समय हम 10वें स्थान पे थे, आज हम चौथे पे हैं, तीसरे पे आने के लिए अग्रणीय हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमने किया है। लेकिन खैर, वो राष्ट्रीय स्तर की बातें से दूर होकर अगर हम राज्य स्तर की बातें करें तो ये बिल्कुल सत्य और शाश्वत है और ये एक्सेप्टेबल है कि जो पलायन आप जवाब दे सकते हैं प्रभात जी। तो बस श्रद्धा जी, राहुल जी, मैं आपको आशा करूंगा कि आप मुझे सुनेंगे। मुझे एक मिनट आपने बेरोजगारी की बात करी प्रभात भाई, एक मिनट जी बस एक मिनट जो पलायन की आप बात करते हैं 1947 से लेकर आज तक बेरोजगारी अगर मैं देखूं तो पिछले 45 वर्षों का अगर आप आंकड़ा सिर्फ उठा लीजिए तो सबसे उछले स्तर पर है। अभी आपने कहा 10वें नंबर से 9वें नंबर से 4थे नंबर पे चले आए। राहुल जी, आप युवा हैं, पता कीजिए, हमारा कर्जे में विश्व बैंक से कर्जा लेने वाले देशों में हम सबसे नंबर 1 हो चुके हैं और कर्जा लेकर के देश पर खर्च नहीं किया, मित्रों पर खर्च किया है देश के प्रधानमंत्री ने। सुनिए, अब आप आंकड़े दे रहे थे ना, अदम गोंडवी कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अभी मैं ग्राउंड की बात करता हूं, आप बताइए कितने चीनी मिले स्टार्ट हुए बिहार के अंदर। आप लोग झूठ बोलते हैं कि हमने एम्स दिया और ये किया, एयरपोर्ट बनाए, प्रधानमंत्री जाकर के पटना में झूठ बोल, तमिलनाडु में झूठ बोल जाते हैं। जब तक ईंट नहीं गिरी थी मैं दरभंगा गया था देखने कि भाई कहां चालू हो गया एम्स, जरा देख लें, कहीं विजुअल नहीं था। तो ये झूठे आंकड़े राहुल जी परोसना बंद कीजिए। आप बताइए आपने कितने मिल चालू करवाए, कितने लोगों को वहां रोजगार दिया बिहार के अंदर। और जो मैं कह रहा हूं, मेरे आंकड़े को काट लिया कि क्या विश्व बैंक के रिकॉर्ड पे भारत का नाम कर्ज लेने वाले देशों में सबसे पहला स्थान है कि नहीं है। पिछले 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी की मार देश झेल रहा है या नहीं झेल रहा है। बात अगर आंकड़ों के कीजिएगा तो हर एक आंकड़ा देंगे। अभी आपने महंगाई की बात करी, 28% का जीएसटी आपने लोगों पे लादा। हमने कहा गब्बर सिंह टैक्स है, 8 साल से हम चिल्लाते रहे, आपके कान पर जू नहीं देंगी। जब देश की जनता आपको 240 पर पटकती है तब आप जाकर के 18% के स्लैब पे लाते हैं, और वो भी गद्दारी है, वो भी गद्दारी है। मैं साफ कह रहा हूं, आप जिस ढंग का खेल खेल रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, ढोकला पे 0% और हमारे अनारस पे और हमारे तिलकुट पे 5%। किस बात की भाई, किस बात पे? मुझे गुजरात के लोगों से दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी की नीयत से दिक्कत है कि प्रधानमंत्री जी की नीयत में खोट है। और ये बात राहुल जी
बिहार का बच्चा बच्चा ठीक है राहुल जी, फटाफट जवाब दीजिए, और दो मेहमान भी है मेरे पास। जी श्रद्धा जी, तुरंत मैं इनके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चीनी मिल से आपने बात की। आपको पता है कि हमारे बिहार में कितने इथेनॉल मिल चालू हो चुके हैं? आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। 47 हो चुके हैं। और पता है प्रति वर्ष कितने उत्पादन? रुकिए, मुझे फिनिश करने दीजिए। 54 करोड़ लीटर प्रति वर्ष उत्पादन है। दूसरी सबसे बड़ी बात करूं, आप रोजगार की बातें करते हैं, बिहार के अंदर हम बात कर लेते हैं। लगभग 2020 में हमने जब सत्ता संभाली थी तो हमने कहा था कि 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। हमने वो सफलता को प्राप्त किया है, ये ऑन रिकॉर्ड स्थापित किया जा चुका है। साथ ही बात करें, आप कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। बिहार का पता है जीएसडीपी क्या है? 8.59 ट्रिलियन है हमारे बिहार का। और जो आप देश में जो लोन लेने की बात करते हैं, इसको बता दूं, जीडीपी का अगर 100% जीडीपी है तो उसका नीचे होना चाहिए। ये अच्छी स्थिति होती है। और देश के डेवलपमेंट में हर राज्य, हर देश कर्जा लेता है, आपकी तरह नहीं कि कर्नाटक में अगर सरकार बनती है तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जब चुनाव होंगे तो जनता इस बात को जरूर डिसाइड करेगी कि क्या मिला या क्या नहीं मिला। सुनिए, ये इतनी बहस करने से अच्छा चुनाव इसीलिए होते हैं कि जनता अपने आप तय करके बता देती है कि हमें क्या मिला है या हमें क्या नहीं मिला है, और जनता ही ये तय करती है। बिहार की जनता प्रबुद्ध है, इतनी सक्षम है कि बिहार की जनता को पता है कि उसके लिए बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, देश का पर कैपिटा इनकम क्या है, मैं बताता हूं क्या है। शर्माती है आरजेडी के शासनकाल में कितना था? आरजेडी के शासनकाल में कितना था? आरजेडी के शासनकाल में 6000 था। आरजेडी के शासनकाल में 6000 था और आज 60,000 राष्ट्रीय औसत पे कम है। राष्ट्रीय औसत पे कम है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि हमारे प्रभात जी थोड़ा शांत हो जाइए। एक मिनट, मेरे पास और भी दो मेहमान हैं, मैं जरा उनकी बातें भी रख लूं, उनके विचार भी रख लिए जाएं। अरुण जी, बात ये हो रही है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। मुझे लगता है कि जो देश की जनता है, और माफ़ कीजिएगा बिहार की जो जनता है ख़ास तौर पर, वो इतनी प्रबुद्ध है और उसको पता है कि किसने हमारे लिए क्या किया, किसने हमारे लिए क्या नहीं किया, किसने कितने वादे पूरे किए या कौन कितने वादे पूरे कर सकता है। ये जनता बाखूबी जानती है और यही इसी के लिए तो ये चुनाव है कि जनता को पता होगा कि उसके लिए बेहतर क्या है और उसके हिसाब से वो नतीजे भी आएंगे। अब रही बात, क्योंकि महागठबंधन, क्योंकि जब लगता है अब पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट होकर अब चुनाव लड़ता है, चाहे मैं लोकसभा की बात कर लूं या अब मैं बिहार विधानसभा की बात कर लूं, कितना लगता है कि अब भाई हम इतने स्ट्रांग हैं कि एनडीए को पटखनी दे पाएंगे? देखिए श्रद्धा जी, आपके सवालों का तो जवाब देंगे ही, और हमारे मित्र भाजपा के साथी तेजस्वी यादव जी के वादे पर उंगली उठाने का काम अभी कर रहे थे। आपने ठीक ही कहा, बिहार की जनता बहुत सजग है, होशियार है, और ये बात हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते हैं। यहाँ की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। और आपको पता होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई के साथ हम बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या क्या कहा करते थे, कहां से नौकरी देंगे, कहां से नौकरी लाएंगे, कहां से पैसा देंगे, क्या बाबूजी के घर से पैसा देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया हम 19 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। आपने देखा इनकी सरकार बन गई, 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक इनकी सरकार रही। 19 नौकरी नहीं इन्होंने देने का काम किया। और महागठबंधन की सरकार जब बनी तो आपने देखा तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। 60 दिन के अंदर बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता था और वह गांधी मैदान तेजस्वी यादव जी के संकल्प के कारण नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जाना लगा। सरदार जी, तो तेजस्वी यादव जी उम्र के कच्चे जरूर हैं, लेकिन
वचन के बहुत पक्के हैं। मतलब तेजस्वी अब यादव जो जी का हर घर में देखिए, सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, हम ये मान लें कि वचन के पक्के हैं और अगर जीत होती है, सीएम बनेंगे, तो फिर ये वादे को वो पूरा करेंगे। ठीक है सरदार जी सुन लीजिए, अभी बहुत समय आपने भाजपा को दिया है, कम से कम 1/4 भी तो दे नहीं, दीजिए। आप मैं ही बिहार की सहयोगी बड़ी दल को भी पार्टी दिया है, हूँ। मैंने कांग्रेस को भी खूब समय दिया है। अब सुन लीजिए ना, और आपने देखा जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी, माए बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम करेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अभी जो 400 रुपया मिलता है उसे बढ़ाकर हम 1500 देने का काम करेंगे। और आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी ने जब कहा कि हम प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, डोमिसाइल नीति लागू करने का काम करेंगे, तो वहीं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के रोड मैप को, सोच को, योजना का कॉपी करने का काम किया ये सरकार। जबकि ये सरकार अब जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने भी 2015 के मैनिफेस्टो में है स्कूटी देने का वादा किया था स्टूडेंट से, आज तक स्कूटी नहीं मिला। बिहार की जनता से कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मैं आपकी बात को समझ गई कि तेजस्वी यादव अपने वचन के पक्के हैं और अगर सरकार बनती है तो भाई हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। डॉक्टर संजय कुमार, क्या लगता है ये जो वादा है, ये बहुत बड़ा वादा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, जनता को कितना लुभाएगा ये वादा और कितना ये जमीनी हकीकत से मिलता जुलता है? देखिए, जमीनी हकीकत से बिल्कुल मिसमैच करता है। जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बिहार में करीबन 3 करोड़ परिवार हैं और जो 22 का सर्वे आया था उसमें 1.57% सरकारी नौकरी, मतलब करीबन 20 लाख। अगर 26 लाख भी हम लोग मान करके चले तो बहुत होगा, तो 6 लाख और नौकरी दी जाएगी। तो अगर उसमें 3 करोड़ में अगर 26 लाख आप घटा देते हैं तो 2,74,00,000 लोगों की नौकरी, उसके क्या रेवेन्यू के स्रोत हैं भाई? 10,000 रुपया भी अगर आप देंगे, बिहार का बजट कितना है? 3,17,000 करोड़ का बजट है बिहार का। एक नौकरी अगर मिलती है तो जोड़ लीजिए कि आपके पास कहाँ से वो पैसे कहाँ हैं जिससे कि आप उनकी सैलरी देंगे। और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, बजट सब लोग समझते होंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जीरो हो जाएगा। ये पूरे देश में सरकारी नौकरियां जो है वो 46-47 लाख है और बिहार में 3,70,00,000 नौकरी कैसे मिल जाएगी? ये मिसमैच करता है कहीं से। ऐसा रोजगार वगैरह की बात थोड़ा सा अपील भी करता है, डाइजेस्ट भी होता है, लेकिन अब इसके क्या ब्लूप्रिंट है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है क्योंकि आपके पास उतना। बिहार आज एक दिन में केवल 63 करोड़ रुपया इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट इस बार भी उनको 23,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट में चुकाना है। 4,10,000 करोड़ रुपया बिहार पर कर्ज है, अभी कर्ज है। कहां से कौन पैसा ले आएंगे? 22% आपकी अपनी आमदनी है, 57-58%, 41% केंद्र का टैक्स, बाकी सब्सिडी मिला करके तब भी आपको 18-19% के लिए या तो आरबीआई से मांगिए या वर्ल्ड बैंक से ऋण लीजिए। तो जब इनके अपने स्रोत नहीं है तो फिर कुछ वैसी बात जिसमें कि वो व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतरे, मैं इसको कहीं से भी ये नहीं मानता हूं कि ये कहीं से मिसमैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल मिसमैच कर रहा है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हाँ, रोजगार की बात कीजिए। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता देता हूँ। आती हूँ प्रभात जी। प्रभात जी का भाषण हमने लंबा सुना। प्रभात जी थोड़ा सुनिए, अब तो आपकी सरकार आने वाली है तो आप ही को कंग्रेचुलेट करेंगे। मैं कह रहा हूं कि 70% बिहार में अभी भी साक्षरता है, 30% निरक्षर लोग हैं। ये 30% लोग जो अक्षर ज्ञान भी जिनके पास नहीं है, वो 30% को कौन सा जॉब क्रिएट करके दे देंगे? ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, 46 डिपार्टमेंट है बिहार में, 46 डिपार्टमेंट के जगह पर 156 डिपार्टमेंट भी बना देंगे तब भी 2,76,00,000 परिवार में एक सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, ये व्यवहारिक धरातल पर ये चीजें कहीं फिट नहीं बैठती है। लेकिन हाँ, बिहार जो गरीबी, बेरोजगारी, पलायन का दंश झेल रहा है, जब उनके हिस्से की कोई बात कोई भी पार्टी करती है तो उनको अपील करता है।
देश में बेरोजगारी दर 16% है, बिहार का बेरोजगारी दर 26% है। और बेरोजगारी दर शायद पैनल के सब लोग समझते होंगे, अगर सप्ताह में 1 घंटा भी अगर किसी को काम नहीं मिलता है तब उसको हम बेरोजगार कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि 26% लोग बिहार में ऐसे हैं जिनको सप्ताह में 1 घंटा भी काम नहीं मिलता है। तो अगर उनकी बात की जाएगी कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, तो क्या उनको अपील नहीं करेगा? बिल्कुल अपील करेगा, लगेगा कि नहीं कम से कम हमारे हिस्से की बात तो हो रही। और मैं मानता हूं कि डिस्कोर्स में नौकरी और रोजगार होना चाहिए। ठीक है, हम एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चलेंगे, हम नहीं भी पूरा कर पाएंगे तो एक छोटे लक्ष्य से भी तो लगेगा उम्मीद कि चलो इतना नहीं तो इतना हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, दे दिए प्रधानमंत्री नौकरी। भाई प्रधानमंत्री जब नहीं दे पाए तो तेजस्वी जी ने भी एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम हर परिवार को एक नौकरी दें। देखते हैं क्या रोड मैप होगा, बिल्कुल। क्या और ब्लूप्रिंट होगा। ये आपने बहुत अपील सही तो बात करती कही है कि भाई लोगों को। लोगों को अपील करती हैं ऐसी चीज़ें। ये बात तो खैर हर दल जानता है, राजनीति के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। लेकिन प्रभात जी, जो ज़मीनी हकीकत की हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई में मुमकिन हो पाएगा? मान लीजिए आप लोगों की सरकार बन जाती है, उसके बाद सबसे पहले बात तो आप लोग ये कहेंगे कि भाई ऑलरेडी इतना कर्जा है, 63 करोड़ रुपए एक दिन का इंटरेस्ट भरा जाता है, तो महीने का हिसाब किताब उसी से लगाया जा सकता है। 4 लाख से ज़्यादा, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा तो कर्ज है, तो उसका इंटरेस्ट इतना चुकाया जाता है। तो क्या आपकी जो दल महागठबंधन है जब सरकार बनेगी तो ये नहीं कहेगी कि हम पहले पुराना कर्जा चुकाएंगे, हमें तो खजाना ही नहीं मिला, सब कुछ खाली मिला? क्योंकि ये होती हैं बातें, ये हमने पिछले कई राज्यों में इस तरह की बातें सुनी हैं। श्रद्धा जी, सबसे पहले मैं संजय भाई का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हमारी सरकार आ रही है। बहुत दिल से आपका धन्यवाद संजय भाई। वैसे अगर कर्ज की बात हो रही थी तो मैंने सोचा गुजरात का कर्जा एक बार देख लें। तो गुजरात पर जो कर्ज है वो 3,20,000 करोड़ का, और आपको पता है 2000 के आसपास से प्रधानमंत्री जी वहां रहे हैं 14 बरस, फिर देश के प्रधानमंत्री बने, माननीय गृह मंत्री जी उसी प्रदेश से आते हैं, मित्र दो जो बड़े मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के वो उस प्रदेश से आते हैं, पैसा लेके जो भाग गए प्रधानमंत्री जी के मित्र वो भी उसी प्रदेश से आते हैं। फिर ये 3,20,000 करोड़ कर्ज कैसे हुआ गुजरात पे? श्रद्धा जी एक बार सोचिएगा, और संजय भाई इस डेटा को बहुत बेहतर रख सकते हैं। अब आते हैं, आपने कहा संजय भाई है क्या कि हौसलों की जो उड़ान है ना वो ऊंची होनी चाहिए। तेजस्वी जी ने एक संकल्प जो किया। अब मैं एक छोटा सा मुद्दा रखता हूं, बस एक छोटी सी परिकल्पना आपके सामने रखता हूं। बिहार के अंदर शराबबंदी है कहने, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के साथ पैरेलल जो बजट बना दिया जाए तो सिर्फ शराब के जो माफिया हैं, श्रद्धा जी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, नेशनल चैनल पे बोल रहा हूं, शराब माफिया का जो इकोनॉमी जनरेट होता है वो बिहार के बजट के पैरेलल चल रहा है। तो ये तो देखने की आवश्यकता है संजय भाई, और मुझे पता है कि आप चीजों को बहुत माकूल रूप से देखते हैं और फिर माकूल जवाब देते हैं। ऐसी ही व्यवस्था में आपको बताऊं, बालू माफिया बिहार के रेत को बेच करके और देश और देश से बाहर अकूत संपदा बना चुके हैं। शिक्षा माफिया आपने देखा है कितनी बार बिहार के अंदर लाठियां चलती है और बार बार एक बात निकल के आती है कि पेपर लीक हो गया। आपने देखा होगा बिहार के अंदर, एक बड़ी बात कह रहा हूं, जिस चीनी मिल की बात संजय भाई हो रही थी, आपने साक्षरता की बात करी, मैं साक्षरता पे बोल देता हूं। चीनी मिल में जो वर्कर होते थे वो जरूरी नहीं है कि सारे साक्षर होते थे, निरक्षर भी वर्कर होते थे और चीनी मिल सरकारी भी हुआ करती थी। संजय भाई आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तो साक्षरता पर मैं ये आपको बताता हूं। बाकी अंतिम बात कि जिस चीनी मिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कोड किया, मोतिहारी चीनी मिल, आपको संजय भाई मैं दावे के साथ कहता हूं उस चीनी मिल को बेच करके इन्हीं के नेताओं ने खा लिया। भाजपा के लोगों ने, श्रद्धा जी, उस चीनी मिल के जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। तो जब भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया पर नकेल कसेगी, तो ये जो आंकड़ा है, ठीक है, आप एक अतिशयोक्ति के तौर पर इसको देखना चाहते हैं, देखिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर हम 100 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और 50 प्लस भी करके दे रहे हैं तो ये डिलीवर है। ये नियत की बात होती है कि डिलीवर करके दे। ठीक है राहुल जी, कई बड़े आरोप, चाहे कर्जे की बात कर लें, ठीक है, चाहे माफिया की बात कर लें, शराबबंदी को लेकर भी कई आरोप अभी प्रभात जी ने लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब समय जो है इशारा भी कर रहा है।
देखिए प्रभात जी के लिए तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ महागठबंधन के लिए कि मेरा सुंदर सपना टूट रहा है, बेदर्द जमाना जीत रहा है। मैं मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपना राहुल, सब कुछ भूल रहा हूँ। कम से कम यही आंकड़ों अभी पर तो स्थिति है बोल तो पाए। महागठबंधन के लोगों की। और मैं बता दूं, ना इनका मिशन है ना इनका विजन है, क्योंकि ये जो भी यात्रा को लेकर बिहार के अंदर आए थे उसमें तो ये फेल साबित हो गए। क्योंकि जब एसआईआर का ही बहुत बड़ा मामला इन्होंने उठाया था और जब चुनाव आयोग ने जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो किसी राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे थे मुखर होकर किसी ने इनका प्रतिकार नहीं किया, सबने उनका सम्मान किया, बल्कि कि सजेशन में दिया कि इसको 2 चरण में ही चुनाव को करा लिया जाए। यानी कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, वादों पे नहीं जाना है, वादों का क्या है ये खोखली बातें करेंगे। जी बिल्कुल, तो यानी कि आपका यही कहना है कि इनकी करनी और कथनी में चीनी फर्क बेच है। करके भाजपा के लोगों ने जी, खा बिल्कुल। लिया। आपको पता है मोतिहारी चीनी मिल के बारे में? जी बिल्कुल पता मोतिहारी है चीनी मुझे, मिल जिसकी मुझे चीनी की बिल्कुल चाय पता है। आप प्रधानमंत्री रीगा पीना चीनी मिल चाहते की थे, बात कर रहे हैं भाजपा और के वहाँ लोगों के ने इसकी रजिस्ट्री सांसद करवा दी राहुल। राधा मोहन सिंह जी हैं, सब पता है। नहीं कैसे पता है? वहाँ पे तकनीकी बात क्या है ये भी तो आप समझिए। चीनी मिल खोलने की बातें चल रही देखिए, है, आपको इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात चल रही है, जो ये सब है क्या उसको है? स्वीकार करना अगर चाहिए। सकारात्मक रूप से संजय देखा भाई जाए ने तो तो हमारे नकारात्मक ऊपर चीजें बताया, छुप हम जाया करती हैं। प्रवक्ताओं यहाँ पर नहीं था राहुल जी, मैं कह रहा था संजय भाई ने हम प्रवक्ताओं की जो औकात बताई, तो संजय भाई की बात को मैंने अक्षर से स्वीकार किया। मैंने कहा बात सत्य है भाई, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं संजय भाई गलत बोल रहे थे। भाई एक प्रवक्ता आकर के टीवी डिबेट में नहीं डिसाइड कर सकता पॉलिसी, वो स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, तो वो टीवी डिबेट में ओपन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मुद्दों की जो बात है आप बताइएगा कि आपने कितने मिल शुरू करवाए। रीगा चीनी मिल चालू कब हुआ जानते हैं? बिल्कुल जब हमारी 17 बिल्कुल, महीने हमने की सरकार 47 थी। इथेनॉल प्लांट आप चालू बताइए ना, करवाए। आपने कौन सा हमने चालू किया? एक का नाम बरौनी, बताइए। हमने बरौनी, बेगूसराय में स्थित बरौनी, बरौनी का हमने क्षमता बढ़ा दिया। ये क्या देखने के लिए या चालू सुनने कौन के सा लिए, कर समझने रहे के लिए हैं? बेहतर नहीं है? और हमने बिहार को पहले से कितना बेहतर बनाया है, ये तो आप भी नजर बदलेंगे तो नजारे बदले नजर आएंगे आपके सामने। नहीं, ये तो भाई फिर वही बात है। एक चीज है, एक ये चीज लिपा है, पोती क्यों संदर्भ कर से रहे हो? भी ये बात है, बताओ राहुल संदर्भ भाई, से भी अच्छे बात है। आदमी हो आप, जो छोटे भाई हो, बहुत प्यारे भाई हो मेरे। जिसको आज भी सड़क चलो जाम कोई करने नहीं, के वो लिए भैंस की मजबूरी आवश्यकता होती है पड़ती संजय भाई ने होगी, पहले उसकी हमारी अक्षर ज्ञान मजबूरी तो बता बहुत रखी है। ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं किया जा सकता है एनडीए की तरफ से। जी नहीं ठीक है, ठीक है, संजय भाई ने हमारी मजबूरी हमें आईना दिखा रखा है, तो बस ठीक है। वो चलिए, प्रभात जी तो इसलिए भी खुश हैं क्योंकि संजय जी ने कह दिया है कि आपकी सरकार बन रही है, तो मुझे बड़े लगता भाई है है भाई, उनका आदेश हुआ है, उनकी कृपा हुई है तो हम तो खुश होंगे। मुझे तो और लगता संजय है भाई कि के इसी बारे से में मैं जानता हूं श्रद्धा इसी जी, से खुशी ये की जमीन लहर से है। चीजों को निकालते हैं। अरुण जी, क्योंकि समय इशारा कर रहा है, कुछ क्लोजिंग कमेंट कहना चाहेंगे? क्लोजिंग कमेंट यही है श्रद्धा जी, बिहार की जनता ने तय कर लिया है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस बार पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनानी है। एक ही आवाज आ रहा है, आरक्षण चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। अब की बार महागठबंधन की सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। बिल्कुल, तो यानी कि अब की बार तेजस्वी सरकार जो आपका नारा है, और प्रभात जी भी खुश हो गए हैं। खैर अब ये जनता को तय करना है कि अब की बार किसकी सरकार बिहार में, इस नहीं, बार जनता कौन। ने तय कर लिया, जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी है। नहीं वो तो खैर देखिए, जब वो हाँ, जब बिल्कुल। नतीजे आएंगे 14 नवंबर को, उसी दिन वो तो क्लियर होगा कि किसकी सरकार होगी या किसकी मुख्यमंत्री जी नहीं के बारे होगी। में श्रद्धा जी पूछिए राहुल जी से कि मुख्यमंत्री जी आजकल कहाँ है हमारे माननीय है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कहाँ छुपा रखा है राहुल जी? ये तो विपक्ष किसी का नहीं मीटिंग काम नहीं, में है कुल तो पता दिखाई मिलाकर जा चलिए, विपक्ष का काम बात है ये पता है कि करना। 14 मुख्यमंत्री नवंबर जैसा को जब व्यक्ति नतीजे जो आएंगे, बिहार का मुखिया हो वो कहाँ छुप सकता है? वो तो विपक्ष जब का काम 14 है। नवंबर को नतीजे आएंगे भाई, तो मुझे ये तो सब चिंता कुछ हो रही क्लियर है हो अपने जाएगा आदरणीय कि किसकी मुख्यमंत्री जी को लेकर सरकार के। और जनता की मेडिकल स्लिप पसंद जारी कौन करवा है। दीजिए। लेकिन उससे पहले बड़ा मसला जो है वो सीट शेयरिंग का अभी भी फंसा हुआ है, चाहे महागठबंधन की बात करें या एनडीए की। इंतजार उसका है कि जल्द से जल्द ये जो फॉर्मूला है ये दोनों तरफ से सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।